हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एसडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के पार्ट 2 में हमने अपने पार्ट 1 में क्या कवर करा था, लिबरलाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन में ये देखा था जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी उसका एक फर्स्ट एलिमेंट था जो हमने पढ़ लिया था डिटेल में कि वो होता क्या है। हम अपने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन पढ़ने वाले हैं। अब ये हमारा सेकंड मेजर एलिमेंट है किसका, इकोनॉमिक पॉलिसी का। अब हम इस अपने पॉलिसी में क्या देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है। जैसे प्राइवेटाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेटाइजेशन में आप क्या पढ़ने वाले हो, प्राइवेटाइजेशन वो होता है जिसमें हम अपने जो पब्लिक सेक्टर होता है हमने उसको क्या करा था, उन्होंने हमें इंडस्ट्री बनाने को दी थी। हमने क्या करा, पब्लिक सेक्टर को उन्हें सारा काम दे दिया कि आप इंडस्ट्री सब संभालो, आप ही बनाओ। अब उनसे तो संभल नहीं रही थी, इसलिए हमने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, उन्हें वापस कर रहे हैं कि आप ही इंडस्ट्री में वापस आ जाओ, आप ही अब उसे ओन करो। इसमें यही लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन का ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है कि प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दी जाती है और उन्हें हैंडल करने को दिया जाता है सारा काम। ठीक है। अब हिज एम्प्लॉयज ग्रेजुअल विड्रॉन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इट मे हैपन इन 2 वेज। अब जो प्राइवेटाइजेशन होती है, अब ये 2 प्रोसेस से होती है। सबसे पहला प्रोसेस में होता है कि आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब जो पब्लिक सेक्टर में जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज थी उसमें पहला क्या है कि आप अपनी गवर्नमेंट्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनके जो असेट्स हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, उनकी डायरेक्ट सेल कर दो किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। मतलब पूरा अपना बिजनेस किसको दे दो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। फर्स्ट तो प्रोसेस ही हो गया। सेकेंड में क्या होता है, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज, द एंटरप्राइज इज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब इसमें ये होता है कि जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स इशूज़ कर देती हैं और अपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दे देती हैं। इससे क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या करते हैं, उस काम को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। हमने 2 पढ़ लिए कि आप डायरेक्ट आउटसेल कर दो, मतलब पूरा अपना काम दे दो, या अपने कुछ शेयर इशूज़ कर दो उसकी वजह से। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। आपने सुना होगा कुछ पब्लिक सेक्टर होते हैं कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी पॉलिसी है जो किसको एंकरेज करती है, किसको प्रमोट करती है, प्राइवेटाइजेशन को। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ PSUs, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब जो हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ा था कौन सा, जिसमें वो अपने कुछ शेयर्स इशू करती हैं, यही इसमें लिखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मीन्स यही है कि जो आपका सेकंड प्रोसेस है, मतलब उसका मतलब अंदर क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या कर रही है, अपने कुछ शेयर्स इशू कर रही है किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें यही लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपने सेल कर रही है कुछ शेयर कैपिटल किसको, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, किसको, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हो गए। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट द सेम इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब एक आर्ग्यूमेंट होती है कि ये जो प्रोसेस है ये तो सेम है, जैसे इट इज़ टेकन एज रेमिडल मेजर टू इम्प्रूव प्रोटेक्शन मैनेजर एफिशिएंसी एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। अब डिसइन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि उससे क्या बढ़ सके, उन सेक्टर्स की, इंडस्ट्रीज़ की क्या बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके और मॉडर्नाइजेशन बढ़ सके। ऑफ कोर्स दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो यूज एज मीन्स टू मैनेज स्पेशल डिफिशेंट बाय द गवर्नमेंट। ऐसे मतलब नॉर्मल सी बात है, हम ये सब कर ही के लिए होंगे, कोई स्पेशल कुछ हमारा एक काम होगा जिससे हम, हमारा क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट थी हम कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई स्पेशल पर्पस था, हमें प्रमोट करनी थी हमारी इंडस्ट्रीज़ को, बिकॉज क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर से तो हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए हमने प्राइवेट लोगों की ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम पे तो पहले सब अच्छा चलता आ रहा था, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था अच्छे से, लेकिन हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन फेल्ट मेनली बिकॉज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs। हमने लिबरलाइजेशन भी पढ़ा था, हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी क्यों पड़ी थी, बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर था अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5-year प्लान असाइनिंग अ की रोल ऑफ PSUs और PSAs। अब जो हमने कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था, अब ये बहुत ज़्यादा क्या था, इनिशिएटेड था बहुत ज़्यादा, हमने जो प्रोसेस में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने की इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, हमारे सेकंड 5-year प्लान में बहुत अहम रोल निभाती थी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन लाई हम 1956 में, कैटेगरी बनाई हमने कई सारी PSUs इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें कई सारी कैटेगरीज में बांटा। थर्ड,
Doubtless, it was an account of the spread of PSUs that Indian could diversify its industrial base between the period of 1951 से 1991. अब 1951 से 1991 के बीच में जो पब्लिक सेक्टर था उन्होंने क्या करा, एक हमें बहुत अच्छा बेस दे दिया. बेस मीन्स उन्होंने एक इंडस्ट्रीज जो बनानी था हमें उसका बेस तो तैयार कर दिया था, लेकिन वो उसे इतनी अच्छे से ऊपर तक नहीं ला पाए जितनी हम उसे और ज़्यादा ला सकते थे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को. फोर्थ, also it was account of the spread of PSUs that Indian economy underwent a structural transformation. People started shifting from agriculture to industries, their source of livelihood, and there was a gradual increase in the percentage of contribution of industry to GDP. अब इसमें लिखा है जो हमारा PSUs का था, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे, जो इंडियन इकोनॉमी थी, किसके अंदर जो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के अब किस में जा रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में जा रहे थे. मतलब एग्रीकल्चर से छोड़ के इंडस्ट्रीज़ में काम करने जा रहे थे. देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, किसके लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, अपने मतलब जीने के लिए वो क्या कर रहे थे, अब जो भी पैसे उन्हें कमाने अब एग्रीकल्चर से ना लेके हम इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करेंगे. इन दी परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ का हमारी GDP में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था डे बाई डे. PSUs गेव एज नवरत्न्स, हमें PSUs ने क्या दिए थे, नवरत्न्स दिए थे. हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे नवरत्न्स होते क्या हैं. जैसे 9 ज्वेल्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री बिसाइड अ होस्ट ऑफ मिनी अर्थ, उसमें कोई कई सारे मिनी रत्न भी थे. फिफ्थ, ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू अ डेड वेट लॉस और अ सोशल लाइबिलिटी माउंटिंग लॉसेस फॉर PSU बिकम अनस्टेबल. अब जो पब्लिक सेक्टर था बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, कर्जे में डूब रहा था, कई सारे उसमें लॉसेस आ रहे थे. उसमें क्या आ रहा था, उनकी कई सारी नाकामयाबी थी जिससे वो अपने आप को ग्रोथ में नहीं ला पा रहे थे. हमने कई सारे उसके कारण भी पढ़े थे. क्यों, क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयज़ होते थे उन्हें किसी बात का डर ही नहीं होता था कि हमारी नौकरी जाएगी. बस एक बार नौकरी मिल गई तो अब हमें किसी बात का डर ही नहीं है, अब हम कुछ भी काम करें कैसे भी करें. फिफ्थ पॉइंट, जैसे लीकेज, पिलग्रिमेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन हैड बिकम टू रैम्पेज इन PSUs दैट देयर प्राइवेटाइजेशन वॉज कंसिडर एज द ओनली रेमेडी. अब प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था, कई सारे लीकेजेस हो रहे थे, पिलग्रिम्स बढ़ रहे थे, इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी, उनके काम में मतलब कुछ काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, करप्शन बढ़ रहा था. एंड जो PSUs थे बहुत ज़्यादा उन क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनमें इनएफिशिएंसी हो गई थी उसकी. लेकिन एक ही रेमेडी बची थी, सरकार ने क्या सोचा, हमें अब प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा. फिर अकॉर्डिंगली इन 1991 में, फिर 1991 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेस आउट पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस को देखने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, वाई सेलिंग इट्स सिक्योरिटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. टू स्टॉप प्राइवेटाइजेशन वॉज टू रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस. अब सरकार ने क्या करा, अपने कुछ पब्लिक सेक्टर के पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर किसको सेल कर दिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, बिकॉज उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस मतलब कई सारी बहुत ज़्यादा हुई थी जो प्राइवेटाइजेशन में बढ़ावा देती हैं. 6, however, in view of their efficient performance, Navratnas were able to retained as a public sector enterprises. अब कुछ efficient performance देखी गई नवरत्न के द्वारा, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे. इंडीड द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम विद द व्यू एनहांसिंग देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. अब उन्होंने, सरकार ने सोचा हम कुछ उन्हें और फ्रीडम देंगे और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी. चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने नवरत्न पर, जो हमने पहले पढ़ रहे थे कि नवरत्न होते क्या हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि एक सेकेंड, महारत्न क्या होते हैं, नवरत्न क्या होते हैं, मिनी रत्न क्या होते हैं. देखते हैं. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, हमारी सरकार ने क्या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इन फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एनेबल टू कोऑपरेट मोर इफेक्टिवली रियलाइज ग्लोबल एनवायरनमेंट. अब ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो सके किस पे, ग्लोबल लेवल पे. द गवर्नमेंट डिफाइंस डिक्लेयर्स दैम एज महारत्न, उन्होंने कुछ डिक्लेयर करे क्या, महारत्न, नवरत्न एंड मिनरल्स. दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. अब उन्हें क्या दी गई, बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई और कुछ ज़्यादा पावर्स दी गई, ऑटोनॉमी दी गई. इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस रन कंपनी एफिशिएंटली एंड डस इंक्रीज देयर प्रॉफिट, बिकॉज वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें. सबसे पहले कुछ एग्जांपल हैं, जैसे महारत्न, इसमें क्या क्या आते थे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न में इंक्लूड था. नवरत्न में कौन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. एंड मिनी रत्न जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेट लिमिटेड. ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, हमारे महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न के. ठीक है. नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे जो हमने प्राइवेटाइजेशन लाया उसके क्या गेन्स हुए, क्या लॉसेस हुए, हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं
कि ऑब्वियस गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब इनके कुछ हम गेन्स और लॉस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गेन की बात करेंगे, कुछ फ़ायदे क्या हुए। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। अब ये किसके बारे में सोचता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में काम करते हैं, तो सोशल इंटरेस्ट को ना देख के, जैसे पब्लिक सेक्टर था कि उसने सोशल वेलफेयर भी करना है, ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, हमें प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉफिट, उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या मिला, एक बूस्ट मिला। When self-interest prevails, the entrepreneurs work with 100% commitment and efficiency become their conditions survival for the workers, high productivity in the obvious result। अब जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर थे, जो वर्कर्स होते थे, वो अपने 100% कमिटमेंट के साथ काम करते थे, बिकॉज क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और उनका सर्वाइवल ऑफ वर्कर कुछ नहीं होता था उस टाइम। हाई प्रोडक्टिविटी इन ऑब्वियस रिजल्ट, और उन्हें क्या मिलती थी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती थी, क्योंकि इनका 100% कमिटमेंट किसके साथ होता था कि हमें प्रॉफिट करना है। सेकेंड, privatization expert private enterprises to work in a competitive environment both domestic as well international। अब जो प्राइवेटाइजेशन के वो होते थे, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, वो किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकते थे, जैसे डोमेस्टिकली अगर देखा जाए या इंटरनेशनली एनवायरनमेंट और कोई भी कंपटीशन है, वो आराम से सेटल कर लेते थे उसे। कॉम्पिटिशन इंक्लूड जैसे अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, कुछ भी अपग्रेडेशन आता था या मॉडर्नाइजेशन आती थी, वो उसे कॉम्पीट कर पाते थे आराम से। These are the essential conditions of growth and development। अब यही क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आप मॉडर्नाइजेशन करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, यही ज़रूरी होता है। थर्ड, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसने किसको बढ़ाया, डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाया। अब आप पहले समय में देखते हो कि हम पे कुछ ही मॉडल्स होते थे कार्स के, अब आज आपके समय में देखोगे उसमें क्या होता है, कई सारे आपको कार्स दिखेंगी, स्विफ्ट हो गया, कई तरह के आपको मॉडल्स दिखेंगे उसमें। अब ये सब किसकी वजह से हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनी अपने उसमें ला रही हैं। अगर पब्लिक सेक्टर ये होता तो वो आपको पुरानी गाड़ियाँ देखने को मिलती है, एक या दो मॉडल। जनरेट हाई प्रॉफिट, अनलाइक जैसे PSUs प्राइवेट एंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट, उन्हें हाई प्रॉफिट करना पड़ता है। दिस आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोटेक्शन। बिकॉज उन्हें हाई प्रॉफिट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकें उन्हें, और नई अपग्रेड कर सकें। मल्टीनेशनल कॉम्पनीज आर टेस्टिमोनी फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर कैपेबल ऑफ रेफरिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। अब उन्हें अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट भी करना पड़ता था। कुछ MNCs होती थी प्राइवेट सेक्टर से कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड मॉडर्नाइजेशन करेंगे, क्योंकि हम वो कैप्चर ना कर सकें। जो MNCs आती हैं बाहर से प्राइवेट सेक्टर्स पे, वो हावी ना हो सकें। उसकी वजह से क्या होता है, उनका भी काम बंद होता है, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है अपने आप में। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, हाइगर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवर्जिनिटी इम्प्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर इक्विटी क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो अपनी मतलब कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब उनके जो इच्छाएं होती हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे कि उन्हें नीड है उस हिसाब से उनके लिए बनाते हैं। रिचर सेक्शन क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वालिटी चाहिए अपने काम में, मतलब महंगा भी चाहिए होता है, उसका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, पीपल्स की जो उसमें होते हैं, पब्लिक हो गया, प्राइवेट क्या करता है सेक्टर, जो पब्लिक है उसके लिए उनका पूरी नीड का ध्यान रखता है, उनके हिसाब से ही सारे सामान बनाए जाते हैं, उनकी वांट के हिसाब से। अगर आप ये भी फ़ायदे देखोगे, जैसे आप इंटरनेट है, पहले क्या चलते थे, BSNL ये सब होते थे, सरकारी होते थे, उनके लिए भी उन्हें कई सारे एग्रीमेंट्स होते थे। अगर ये प्राइवेट मतलब नेटवर्क नहीं आते, जैसे एयरटेल हो गया और जियो हो गया, तो हमारे आपके पास अभी हम जैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। अब कुछ हमारे लॉसेज हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ दिस सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी is left to survive only a theoretical possible losses, particular Reliance and PSC are sold off the private entrepreneurs। अब सोशलिस्ट पैटर्न देखा जाए तो हमने क्या करा, अब जो प्राइवेटाइजेशन में ये तो नहीं करेंगे कि हम सोशल वेलफेयर भी करेंगे, उनका मेन किसका होता था, प्रॉफिट मेकिंग में वो अपना सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि हम अपना बस खाली प्रॉफिट मेक करेंगे। सेकंड इनका क्या है, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। इसका मीन्स अब प्राइवेटाइजेशन में आप ये देखोगे कि जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करेगा, वो ऐसी गुड्स बनाएगा जो लोग उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि वो वांट से रिसर्च सेक्शन के लिए देखेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, वो ऐसी गुड्स बनाएगा जो लोग उसे खरीद सकते हैं। वैन प्राइस राइज, जब प्राइस बढ़ेंगे मतलब उनके दाम बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस टेंडेंसी इन अ सिस्टम ड्राइवन बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी सफर डेप्रीवेशन। वो क्या सफ़र करेंगे, जो वीकर सेक्शन है हमारा प्योर सेक्शन है, वो क्या करेगा, डेप्रीवेशन फेस करेगा, क्योंकि वो गुड्स खरीद ही नहीं पाएगा। जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आएगी मतलब महंगाई बढ़ेगी।
अब आज के लिए हमारा ये प्राइवेटाइजेशन हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है यहाँ के। अब हमने अपने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के कितने हमने एलिमेंट्स कवर कर लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसमें प्राइवेटाइजेशन कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मैं उसे मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे और मोर वीडियोज़ के लिए हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।